हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद इंक्लूडिंग ओल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है मेनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका सेल प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, यानी कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। चार ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यदि हम केंद्रक के बारे में डिस्कस करें तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। ब्रेन ऑफ द सेल या कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं हम केंद्रक को, लेकिन कोशिका की बात करें तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र है। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर के पीछे के भाग पर स्थित होता है। मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो 3 भागों में बटा है, अग्र, मध्य और पश्च। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो पश्च भाग पर होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर ले कि हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर भी नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस के बारे में आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। एड्रिनल, थाइमस, थायरोराइड या कॉर्पस लुटियस। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है। ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण करता है वो करता है एड्रिनल। एड्रिनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वो रुधिर यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर ले। एड्रिनल मेडुला द्वारा एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। और यदि नेक्स्ट पॉइंट है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, तो यहाँ पर हमने थायराइड को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो चार ऑप्शन है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक का नाम है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल दूँ तो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध रखता है। यदि हम उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। यदि हम पेशी ऊतक की बात करें तो पेशी ऊतक के प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। और यदि तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू की बात करें, शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आंसर के साथ साथ ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चंस देखिए, कभी भी सीधे सीधे एग्जामिनर नहीं पूछता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है कि शरीर में सबसे कम ऊतक कौन है, संयोजी ऊतक क्या है। इस प्रकार से भी आपको काफी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, यकृत, अग्नाशय, थाइमस या थायराइड। तो फ्रेंड्स, जो मैं बता दूं, अग्नाशय होता है वो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अंतःस्रावी और बहिस्रावी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो अग्नाशय होता है वो हमारे लीवर, जो हमारे डोडनम होते हैं, यानी जो छोटी आंत का एक भाग होता है डोडनम, उस पे यू आकार पर थोड़ा सा स्थित होता है। यहाँ पर आप डायग्राम पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अंतःस्रावी और बहिस्रावी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें।
ऐसी ग्रंथि जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जैसे यकृत, क्योंकि यकृत से जो बाइल जूस निकलता है जो हमारे भोजन पर आकर मिलता है वो एक नली के द्वारा आकर मिलता है, जैसे लिवर। और यही बहिस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर पर एंजाइम्स निकालते हैं। लेकिन यदि हम अंतःस्रावी की बात करें, ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से नलिका विहीन जूस या एंजाइम निकलते हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम्स का निर्माण नहीं करते, वो हार्मोन स्रावित करते हैं और शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। तो ये दो मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इनको याद रखिएगा। जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम्स का स्रवण करते हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स को निकालते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना, वॉटसन और क्रिक ने, कोर्नवर्ग या नीरेनवर्ग? तो डीएनए का जो कृत्रिम संश्लेषण किया था फ्रेंड्स वो किया था कोर्नवर्ग ने। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी डिस्कस कर लेते हैं। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था 1953 में। डीएनए क्या करता है? माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन हम कृत्रिम जीन के निर्माण की खोज करें तो एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उन्होंने 1972 में कृत्रिम जीन निर्माण की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जबकि डीएनए की बात करें तो डीएनए की खोज फिशर ने की थी। तो यहाँ पर आपने डीएनए के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए की खोज फिशर ने की थी। यदि हम कृत्रिम जीन का निर्माण की खोज करें तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। और यदि हम कृत्रिम संश्लेषण डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण की बात करें तो कोर्नबर्ग ने की थी। तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से एकत्र होने से होगा? N2, CO2, CO या NO2? तो फ्रेंड जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्रित होने से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस फ्रेंड CO2 होती है। नेक्स्ट है, पीलिया का मेन कारण क्या है? पीलिया के होने का मेन कारण क्या है फ्रेंड्स? वायरस के कारण पीलिया होती है। आप देख सकते हैं पीलिया में क्या होता है, जो हमारे आँख होते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं वो पीले दिखने लगते हैं। पीलिया क्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लें। पीलिया यानी जॉन्डिस वायरस से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। ये गंदे पानी पीने से होता है और इस रोग में जो लीवर है, यकृत है, वो संक्रमित होकर कार्य को करना बंद कर देता है। तो पीलिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो वायरस से होती है और अनेक प्रकार के वायरस हमारे इस वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, रोटा वायरस है। अभी करंट पे कोरोना वायरस फैला हुआ, तो आप इस प्रकार के वायरस से अनेक खतरनाक बीमारियां फैलने की आशंका होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है। तो फ्रेंड्स यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छी कौन सी रोशनी मानी जाती है फ्रेंड्स? तो लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम बोलें तो बैंगनी प्रकाश में होती है और हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक तो लाल में होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में नहीं होती। तो आप ऑप्शंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी अपनी एक कॉपी पे नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व O2 एवं CO2 के वाहक का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 एवं CO2 के वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? O2 से क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पूरे हमारे शरीर पे पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक है फ्रेंड्स केल्विन।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लें। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यह एक अदिश राशि है। यदि हम कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है, यह भी एक अदिश राशि होती है। और शक्ति का मात्रक फ्रेंड्स वॉट होता है, यह अदिश राशि है। यदि हम 1 हॉर्स पावर की बात करें तो इसमें 746 वॉट होता है। तो यहाँ पर हमने आंसर के साथ साथ ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है कि आपको तापमान के अलावा अन्य सभी यूनिट भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक में होते हैं केवल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। यहाँ पर आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। जो परमाणु होता है उसकी कक्षा में, उसके नाभिक में किस प्रकार से प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केंद्रक के बाहर होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, रदरफोर्ड ने दी थी सन 1911 में। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी 1999 में। और इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। और यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें तो खोज चैडविक ने किया था। तो फ्रेंड्स इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और नाभिक की आधुनिक अवधारणा किसने दी थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मशीन को देखकर आप सभी को याद आ रहा होगा करंट पे यही मशीन जो हमारे कोरोना वायरस के टाइम पर हमारे तापमान को नापने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर ले। इसे हिंदी में उत्ताप मापी भी कहा जाता है और इंग्लिश में पायरोमीटर कहा जाता है। ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। ये कई प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक पायरोमीटर भी होते हैं, विकिरण भी होते हैं, प्रतिरोध भी होते हैं, ताप विद्युत पायरोमीटर होते हैं और अवरक्त पायरोमीटर भी होते हैं। तो ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में जिसका कारण है। यानी कि तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर ऊंचा ऊंचाई दिखता है, इसका मेन कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर आप देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है तो जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो थोड़ा सा झुक जाती है। इसीलिए जो तालाब का पत्थर है वो उच्च बिंदु से थोड़ा ऊंचा रखा हुआ प्रतीत होता है। यदि हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ जो है विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा को बदला जाता है रेक्टिफायर के माध्यम से बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो यह वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, जबकि डिश धारा की बात करें तो यह अपनी दिशा नहीं बदलती। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक भारी नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और जब हम कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो वहां पर बेरियम और क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो फ्रेंड्स ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो 332 मीटर प्रति सेकंड से ही गति करेगी। यदि हम बात करें ध्वनि की तो यह एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नमकीन जल में ध्वनि का जो वेग होता है वो 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि शुद्ध जल में होता है 1435 मीटर प्रति सेकंड। जबकि ठोस में ध्वनि के चाल की या वेग की बात करें तो 5148 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है कि ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक ठोस में होती है
वो ठोस कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, पीतल हो सकता है, तांबा हो सकता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो फ्रेंड्स 36 से 45 डिग्री के कोण पर यदि हम किसी गेंद को मारेंगे तो वो जो गेंद है वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी कोई किरण आपतित होती है किसी तल पर तो वह उसी कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, उसे हम परिवर्तित किरण कहते हैं। और जहाँ पर ये टकराती है तो उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं और वहीं पर एक अभिलंब बनता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट सोर्स यानी प्रकाश के स्रोत से निकलकर किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल इसलिए होते हैं क्योंकि उन पर जो भी प्रकाश पहुंचता है वो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ब्लैक कपड़ों पे ऐसा नहीं होता। ब्लैक कपड़े हमेशा उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया सोलर कुकर। सोलर कुकर के अंदर ब्लैक पट्टी इसलिए लगाई जाती है, जब प्रकाश उसके शीशे पे पड़ता है तो वो शीशा जो किरणें होती है वो ब्लैक कलर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वहाँ पे खाना बहुत आसानी से पक जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है विशुद्ध। तो विशुद्ध रूप से जो धातु पाई जाती है पृथ्वी का ऊपरी लेयर पर वो है प्लेटिनम। पृथ्वी की जो लेयर्स होती है उन्हें 3 लेयर पे बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा है कोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे जो प्लेटिनम है वो क्रस्ट पर विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो फ्रेंड्स वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन प्रक्रिया शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को ही हम अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में हमेशा निकेल का उपयोग किया जाता है। यदि हम उत्प्रेरक की बात करें तो इसकी खोज की थी वर्जीलियस ने। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे औद्योगिक उत्पादन किया जाता है वनस्पति घी का। नेक्स्ट है, पेंसिल लेड पे निम्नलिखित बना होता है। पेंसिल लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है फ्रेंड्स वो हमेशा ग्रेफाइट का बना होता है। यदि हम ग्रेफाइट के बारे में जाने तो यह एक कार्बन का अपरूप होता है तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह एक काला मुलायम पाउडर होता है जिसमें 99% केवल कार्बन होता है। इसे हम कैरोसिन, तेल, एसिटिलीन इत्यादि को ऑक्सीजन की उपस्थिति पे जला भी सकते हैं। इसका उपयोग हमेशा जूते की पॉलिश में, काला पेंट, स्याही, पेंसिल की लेड आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो अम्ल यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित के किसका बहुलक या पॉलीमर होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक या पॉलीमर होता है। प्राकृतिक रबड़ की बात करें फ्रेंड्स तो पेड़ों की लताएं व पेड़ों के लताओं से एक रस या रबड़ क्षीर या टैलेक्स बनता है। इसे हम भारतीय रबड़ भी कहते हैं। यदि हम पॉलीमर या बहुलक की बात करें तो इसकी खोज की थी, इसको इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था जोन्स वर्जीलियस ने। नेक्स्ट है, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? तो चाइनीज खाने में जो सिरका यूज किया जाता है उसमें जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो CH3COH जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद व तीखी खुशबू आती है। नेक्स्ट है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में नींबू में पाया जाता है। नींबू में सर्वाधिक मात्रा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। यानी किस प्रकार के प्रदूषण से तेजाब वर्षा या एसिड रेन होती है? तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से होती है। यदि वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अणु सर्वाधिक मात्रा में हो तो तेजाब वर्षा या एसिड रेन होगी। अम्लीय वर्षा की हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से ही यह अम्लीय होती है।
इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना जाता है। अम्ल का पर ये जो अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषकों से होती है, एक होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और होती है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। यदि हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की थी? 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा की गई थी। और यदि हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो भारी पानी की खोज की थी HC यूरे ने। यदि हम भारी पानी की बात करें तो भारी पानी की खोज तो यूरे ने की थी, लेकिन कब की थी? 1932 में की थी। भारी जो जल होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का एक ऑक्साइड है। भारी पानी का जो क्वथनांक होता है वो 101 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि क्वथनांक पर 101 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। नेक्स्ट है, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? सिरका का खट्टापन एसिटिक अम्ल के कारण होता है। और यदि हम टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो इसका यूज जो होता है दूध को फटाने में किया जाता है। यह अम्ल जो होता है मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तब व्यक्तियों को थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर के हृदय तक रक्त का वहन शिराएं करती हैं। आप देख सकते हैं कि जो शरीर पर उभरे हुए काले कलर की धाराएं होती हैं वो शिराएं यानी वेन्स कहलाती हैं, जो हमेशा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। यदि हम धमनी की बात करें तो जब शिराएं वेन्स क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, तो हृदय उस रक्त को शुद्ध करके धमनियों के माध्यम से शरीर के को फिर से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, रबड़ को वाल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो रबड़ को वाल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है फ्रेंड्स सल्फर। सल्फर की बात करें तो यह प्रकृति में सल्फर मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। मुक्त अवस्था की बात करें तो यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे इटली के सिसिली और जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए काम में आई आने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने के लिए मेन उपयोग में की जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का रासायनिक सूत्र CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है फ्रेंड्स, जो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। धरती पर वायुमंडल में इस गैस के हम आयतन की बात करें तो 0.003% होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो हम जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेते हैं उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, पिंड का भार होता है। तो पिंड का भार होता है ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो इन दो पॉइंट को याद रखिएगा, जो पिंड का भार होता है हमेशा ध्रुवों पर ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो चर्म रोग के उपचार में जो रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है वो किया जाता है रेडियो फास्फोरस। त्वचा के किसी भाग में असामान्य अवस्था को चर्म रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, DNA की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो DNA की जो खोज की थी, रचना की जो खोज की थी वॉटसन और क्रिक को, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने खोज तो की थी 1953 में, लेकिन इनको नोबेल मिला 1962 में। DNA एक अणु चार अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजन की मुख्य संरचना होती है। इसमें 4 प्रकार के क्षार होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोनिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध वृक्क अवस्था से है? तो फ्रेंड्स, वेंटिलेटर, अपोहन, गति प्रेरक या बैरोपेसिंग। तो फ्रेंड्स, जो वृक्क यानी किडनी का संबंध होता है वो अपोहन डायलिसिस से होता है। यदि हम गति प्रेरक पेसमेकर की बात करें तो इसका संबंध हार्ट हृदय से होता है।
यदि हम वेंटिलेटर की बात करें तो जब व्यक्ति को शारीरिक क्रियाएं बंद होने लगती हैं तब उसे वेंटिलेटर जीवन रक्षक यंत्र पर रखा जाता है। नेक्स्ट है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, जो कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है वो हमेशा फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। फास्फोरिक अम्ल एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। इसका जो प्रयोग किया जाता है जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में, क्योंकि जंग क्या होता है, इससे धुल जाता है। और दंत चिकित्सक जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो हमेशा दांतों को साफ करने के लिए भी फास्फोरिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार लेजर आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार पहली बार किसने किया था? तो इसका आविष्कार TH मेनन ने किया था। नेक्स्ट है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं पथमापी। पथमापी के इसको ऑडोमीटर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके माध्यम से वाहन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई उसका पता लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी कार और बाइक होती है उसमें हमेशा इस प्रकार का मीटर लगा होता है जिसके माध्यम से दूरी मापी जाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं? तो दर्पण के चिकने पृष्ठ से होता जो परिवर्तन उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन की बात करें तो यह हमेशा चिकनी सतह पर होता है और जो सभी परिवर्तित किरणें होती हैं और अपरिवर्तित किरणें होती हैं सभी एक दूसरे के समांतर होती हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल को परिभाषित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक पर कि जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को न्यूटन का तृतीय नियम है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया है मैंने। 1686 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के नियम को प्रस्तुत किया था पहली बार। नेक्स्ट है, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशीय तंतु होता है वो हमेशा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण सगम माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक विशिष्ट आपतन कोण पर किरण समकोण पर अपरिवर्तित होती है। इस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाशीय तंतु होता है वो हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, मृग मरीच का कांच का चटका हुआ भाग आदि जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, लाल हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल और हरे रंग को मिलाकर येलो रंग का निर्माण होता है। रंगों की जो उत्पत्ति है सबसे प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के ही प्रकाश से विभिन्न रंगों की उत्पत्ति मानी जाती है। हम किससे पता करते हैं? हम हमेशा प्रिज्म के माध्यम से उन रंगों को देखते हैं कि सूर्य 7 रंग ग्रहण करता है। वो 7 रंग इस प्रकार से हैं: वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज और नारंगी, रेड, लाल। ये 7 रंग होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश की जो किरणें फ्रेंड्स हमेशा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इसीलिए उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो नीचे मुड़ी हुई वस्तु को जब हम देखते हैं ऊपर से तो वो हमेशा मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त होता है? तो साबुन का जो बुलबुला होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त होता है। इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा, साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। यह पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तो इसे ही हम बुलबुला कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ
कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उस धातु का नाम है क्रोमियम, यानी लोहे के साथ मिलाकर क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों के खराब नहीं होता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम होता है, 8 से 10% निकेल होता है और साधारण स्टील होता है, जिसे मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है कैल्शियम फास्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। श्वेत चूर्ण के रूप में यह मिलता है। जिप्सम को यदि हम 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ पर विटामिन सी ऑप्शन पे नहीं है तो आपने विटामिन बी टिक किया है। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल पे घुलनशील होते हैं, जबकि जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस बूस्टर टेस्ट के हमने 50 टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है, साथ में फुल डिटेल भी किया, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम्स के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।